केमिकल रिएक्शन। क्या डिफरेंसेस हैं इसमें? ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस हैं वो जो है वो बम्बार्ड होते हैं, मींस उनका जो है क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और न्यूक्लियस का, इस तरह से कि मास जो होता है ना, टोटल मास वो कंजर्व होता है, मींस रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट का जो मास होता है वो आपका कंजर्व होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है। ठीक है, मास के संरक्षण के नियम क्या है कि मास का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। मास को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास के संरक्षण के नियम। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? यस। अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद हमारा था कि जो रिएक्शन थे न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें हमने देखा था कि एटम्स की अपनी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लूज कर जाता है, मतलब दूसरा एटम्स बनाता है उसकी आइडेंटिटी लूज कर जाता है वो एटम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन में बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है जी, एटम्स का क्या होता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, यू कैन से दैट। समझ में आया? दूसरा नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट वाज कि जो इफेक्ट है टेम्परेचर एंड प्रेशर का वो उसके ऊपर नहीं पड़ता है। मींस न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो इतना ज्यादा पावरफुल होता है न्यूक्लियर रिएक्शन कि उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा भी दोगे तो उसका ऑलरेडी इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिससे समझो क्यों नहीं पड़ता, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसलिए कि टेम्परेचर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना तो ऑलरेडी उसमें से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। उससे टेम्परेचर जो है उसका खुद का टेम्परेचर ही 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा हो जाता है उसका टेम्परेचर। उसी केस में जो है, उस केस में अगर हम बोलें तो उस केस में आप कितना टेम्परेचर दे पाएंगे? आप ऐसा टेम्परेचर देंगे तो 500 600, उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे तो भी कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो उस केस में आप बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा या स्लो होगा? बताइए। PV is equal to nRT, ideal gas equation. Have you understood this point? तो P is directly proportional to T as well as inversely proportional to V. तो वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? PV is equal to nRT आपने पढ़ा है ना? ये क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं PV is equal to nRT, और ये फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एट STP R की वैल्यू होती है, R होता है आपका गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू होती है 0.082, सबको पता है टेम्परेचर। तो यहाँ से अपनी फाइंड आउट करते हैं कि R ये जो है वो R एक्चुअल में कांस्टेंट ही है, और जो PV जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, N के और T के। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के और T के, V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के और T के। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे मींस दाब जो है वो इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और मतलब जैसे आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, इसलिए कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना सबको? ये आपका पार्ट है। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपको सब पॉइंट्स पिछले क्लास के समझ में आ गए थे? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट्स में? ओके, तो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में हमारा था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? वैसा रेडियो एक्टिविटी जो खुद हो, स्पॉन्टेनियस हो, जो अपने आप हो। नेचर में तो एग्जिस्टेंस कोई भी सब्सटेंस का, जैसे कोई सब्सटेंस आपका एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में,
तो उसका रेडियो एक्टिविटी मीन्स उसका डिसइंटीग्रेशन अपने आप हो रहा है, उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं हो रही है, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल हम फिनोमिना उसके ऊपर नहीं कर रहे सब्सटेंस के ऊपर, मीन्स वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, उसका डिसइंटीग्रेशन, उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो उस तरह के रेडियो एक्टिविटी को बोल देंगे हम लोग कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होगा, क्लियर है। तो दैट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्व परिवर्त, स्व मीन्स स्वतः हो रहा है, वो अपने आप, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि वो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्लियर है सबको। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यूरेनियम 235 तो रिएक्टिव होता है, यूरेनियम 235 रिएक्टिव होता है, इसलिए तो उसको अनरिएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। उसमें जो है बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको रखा जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं जो रिएक्टिव होता है उसमें से अपने आप जो है वो निकलता है। जैसे आप देखोगे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डेमोनेटाइजेशन जब हुआ था, नोटबंदी जब हुई थी, तो ऐसे रूमर्स चारों तरफ मार्केट में फैल रहे थे कि जो समझिए कि जो आपके नोट हैं, अब आप जो है कोई भी नोट अगर एक्सचेंज करा भी लेते हैं, अगर आप करेंसी नोट्स, तो समझ में आ रहा है, तो आप अगर नोट बहुत सारे एक्सचेंज करा भी लेते हैं आप मैनेजर के साथ मिलके, चाहे कोई भी आदमी, तो उस केस में अगर एक साथ बंडल ऑफ नोट्स अगर बहुत सारे रखे रहेंगे तो उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया गया है उस नोट्स में, ठीक है, ऐसा कहा गया था। तो उससे क्या होगा, रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगे, मतलब रेडिएशन इमिट होंगे। रेडिएशन जब इमिट होंगे तो वो इजीली जो है डिटेक्टेबल हो जाएगा, मतलब उसको इजीली हम डिटेक्ट कर पाएंगे, तो आपका पकड़ा जाएगा। इसीलिए आप जो है लोगों को डराने के लिए कि जो है आप जो है उसमें उसको एक जगह इकट्ठा करके नहीं रख सकते। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था ना, 80% नोट्स तो आपको ऐसे ही एक्सचेंज हुए, 70 to 80% आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। तो वो चीज़ें हैं। तो दिस इज द मेन कंसर्न कि ये सब चीज़ें लोगों एक ह्यूमस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, रेडिएशन इमिट करते हैं, अगर कहीं प्रेजेंट होंगे तो आपके रेडिएशंस को वो इमिट करेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो देखो रेडिएशन जब इमिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, कि रेडिएशन से मीट हो रहा है। तो लेकिन ऐसा कुछ उसमें यूज नहीं हुआ था एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में वैसा कुछ यूज नहीं किया गया था, बस ऐसे ही र्यूमर्स थे, वो अफवाहें थे, अफवाहें थी वो, ठीक है ना। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आपने समझा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में आपके आ जाएंगे एलिमेंट्स, जैसे यूरेनियम में भी हो जाएगा, एज वेल एज पोलोनियम भी हो जाएगा, ठीक है, रेडियम जिसको हम लोग डिस्कवर किए थे, पोलोनियम, रेडियम, क्लियर है, एंड थोरियम एंड सो ऑन। You can write down this as this comes under the category of natural radioactivity. So you can write down the radioactivity, the type of radioactivity which occurs, the type of radioactivity which occurs spontaneously in any substance, in any radioactive substance, the type of radioactivity which occurs spontaneously in any radioactive substance which emits radiation which emits radiation when they decay या when they disintegrates, ठीक है, when they disintegrates, जो भी सब्सटेंस जो हैं जो डिके होते हैं या जो इंटीग्रेट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेशन इनका होता है, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। इसमें आपके एग्जांपल्स में आ जाएंगे यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम एज वेल एज थोरियम। So this is the example of natural radioactivity. Next point of this is artificial radioactivity. Second number point is artificial. तो नेचुरल समझते हैं ना आप, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, रेडियोधर्मी। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रेडियोधर्मी, आर्टिफिशियल मीन्स अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, ठीक है, रेडियोधर्मी इसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड,
हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे या अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराएंगे या पॉजिट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे वैसे एलिमेंट्स को, और उससे क्या करेंगे हम लोग, रेडिएशन इमिट कराएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है सबको। तो जैसे इसको हम लोग देखें कि एल्युमिनियम में भी ये देखा गया था, ठीक है। तो एल्युमिनियम का भी बम्बार्डमेंट कराया गया था, तो इसको हम लोग जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता, ये मैनमेड होता है। इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का एज वेल एज पॉजिट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल्स का, तो इसमें पार्टिकल्स का हम बम्बार्डमेंट कराते हैं। तो ये 1934 में, ठीक है, 1934 में दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट को बताया था और उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था। कौन कौन से एलिमेंट्स पे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें थे आपको, ठीक है। तो एलिमेंट्स उसमें थे, बोरॉन था, ठीक है, एल्युमिनियम था, ये सभी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट थे और उनको उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था। अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराने के बाद जो है देखा गया था, आयरन क्यूरी नाम से उनका जो साइंटिस्ट थे, आयरन क्यूरी, एक और साइंटिस्ट थे जिसका भी नाम दिखा देंगे आपको। तो आयरन क्यूरी या आयरन क्यूरी करके कुछ था, ठीक है। तो इन्होंने 1934 में आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में 3 एलिमेंट्स लिए थे। आपको 3 एलिमेंट्स लिए थे, तो आपको बोरॉन का पहले कराया था अल्फा पार्टिकल से, तो वहां से एलिमेंट्स बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद सिलिकॉन का कराया था, फिर एल्युमिनियम का, मतलब सॉरी एल्युमिनियम का फिर कराया था, ठीक है। तो एल्युमिनियम का भी आपका ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कराया था। वहां से देखे इन्होंने कि पॉजिट्रॉन इमिट हो रहे हैं, मतलब कुछ में जो है अल्फा रेज भी इमिट हो रही है, अल्फा रेज से जब अल्फा पार्टिकल से करा रहा है तो पॉजिट्रॉन जो है उससे इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी इन्होंने कराई थी। तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो है वो अपने आप नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं है। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। इसमें रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन है इसका, वो हम आपको लिख देते हैं, ठीक है जी। आयरन, इसका नाम था आयरन क्यूरी, IRENE होगा, ठीक है। आयरन क्यूरी एंड जोलियोट, दूसरे साइंटिस्ट थे जोलियोट, ठीक है, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने 3 वो बताए थे, एल्युमिनियम, बोरोन एंड मैग्नीशियम, तीसरा आपका था, सॉरी मैग्नीशियम था ये, एल्युमिनियम, बोरोन एंड मैग्नीशियम, तीनों साइंटिस्ट। ये जो है आयरन क्यूरी एंड जोलियोट जो 1934 में इन्होंने एल्युमिनियम, बोरॉन और मैग्नीशियम, ठीक है जी, एल्युमिनियम, बोरॉन, मैग्नीशियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था। और बम्बार्डमेंट कराने के बाद यहाँ से पॉजिट्रॉन इमिट हुए थे। पॉजिट्रॉन हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, +1 E0 एंड -1 E0, ये होते हैं क्या, इलेक्ट्रिनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था हम आपको। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है। ये बीटा बताया था ना आपको, बीटा पार्टिकल, -1 E0 क्या था आपका, -1 E0 बीटा पार्टिकल, बीटा बताया था ना, बीटा पार्टिकल। और ये क्या था आपका, पॉजिट्रॉन था। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी बीटा पार्टिकल, पिछले क्लास में बताया था ना, पेनिट्रेशन पावर जिसकी बात हो, एंटी बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल बताया, तो पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होगी किससे, अल्फा पार्टिकल से, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल नहीं, सबसे ज्यादा पावर तो गामा रेज से बताया था, ठीक है। ये गामा रेज नहीं है, गामा रेज ये नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है जी। गामा रेज इज डिफरेंट थिंग, समझ में आ रहा है ना सबको। तो ये अल्फा पार्टिकल्स का इन्होंने बम्बार्डमेंट करा। अल्फा पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 1/10 होती है लाइट की वेलोसिटी से, ये बताया था पिछले क्लास में सबको। देखो एल्युमिनियम का बम्बार्डमेंट कराया था इन्होंने, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा जी, 13 27, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना होगा 27, ऑल ऑफ यू नो। तो इसको जो बम्बार्डमेंट कराया था इन्होंने अल्फा पार्टिकल मींस 2He4, क्लियर है सबको, 2He4, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज करता है। तो बोलोगे कि सर आपने फिर 2He4 क्यों लिखा, इसलिए कि 2 प्रोटॉन तो होते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन को जो डिनोट करता है, तो 2 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 + 2 आपके न्यूक्लियस में जो होते हैं वही आपका एटॉमिक मास हो जाएगा, तो 4 प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है सबको। अब इसके बाद यहाँ से क्या बनेगा आपका,
तो ये देखो आपका बनेगा 13 और 2 15 फास्फोरस बनेगा, ठीक है जी, फास्फोरस। तो 15p और ये बहुत बन जाएगा इसका 30 कैटलिस्ट वगैरह, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 0n, यहाँ पे न्यूट्रिनो जो है ना इमिट होता है, ठीक है जी, 0n-1। तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रिनो सर, ये हो जाएगा न्यूट्रिनो सर। कैटलिस्ट वगैरह कैटलिस्ट नहीं, हीलियम तो रिएक्ट कैसे करेगा? क्या रिएक्ट कैसे करेगा? हीलियम रिएक्ट नहीं करा रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल है ये, दिस इज नॉट हीलियम, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस। हीलियम इज अदर थिंग, अगर आप हीलियम एटम की बात करें तो अदर थिंग हो जाता है, समझ में आ रहा है जी? हीलियम एटम की अगर आप बात कर रहे हैं तो अदर है, वो आपका हीलियम एटम जो आप कह रहे हैं ना वो अदर थिंग है। हीलियम एटम जो है वो आपका अल्फा पार्टिकल है, लेकिन कब है? जब उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाए, है पर उसे पता नहीं, हाँ ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाए। यस यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, बट अल्फा पार्टिकल, the particle is the helium atom, when it loses 2 electron then it is said to be alpha particle, clear है? तब उसको बोलेंगे कि वो अल्फा पार्टिकल होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट से। अब हीलियम एटम फिर आप बोलोगे तो इनर्ट होता है ना, उसके तो सभी आउटर मोस्ट सेल भी कंप्लीट होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में वो भी आपको फुलफिल्ड होते हैं, तो इनर्ट हो गया, तो किसी के साथ क्यों रिएक्शन करेगा? यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो अल्फा पार्टिकल की तरफ बिहेव करने लगा। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा पार्टिकल का हम इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये बम्बार्डमेंट करा रहे हैं इसको, बॉम्बार्डमेंट, क्लियर है? न्यूट्रिनो भी इसके साथ में। जैसे आप देखते हो ना, आप क्या करते हो, रिमोट से आप टीवी के चैनल्स को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं? क्या होता है उसमें? रेडिएशन में तो होता है, न्यूट्रॉन्स उसमें से एमिट होते हैं। तो देखो आप बम्बार्डमेंट किसी का भी करा सकते हैं, न्यूट्रॉन्स का, अल्फा पार्टिकल्स का, फिर उसके बाद पॉजिट्रॉन का। तो जैसे देखो अब सिग्नल कैसे चेंज होता है आपका चैनल, तो आप क्या करते हैं, रिमोट आपके पास होता है, तो रिमोट से न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही आप रिमोट के कोई भी बटन आप क्या करते हो, पुश करते हो, तो उस केस में वहां से न्यूट्रॉन्स आते हैं, और वो एक कौन से फॉर्म में है, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में, वो रेडिएशंस के फॉर्म में है, और वो रेडिएशंस आपके स्क्रीन पे जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाता है? स्क्रीन पे। मतलब एक तरह से रेडिएशंस टीवी के पास, टीवी को सिग्नल वो सेंड करता है, ठीक है, और सिग्नल जब सेंड करता है तो वो टीवी का चैनल जो है आपका चेंज हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो आपने सिग्नल उसको दिया है, ठीक है। तो भी तो एक तरह के क्या है, रेज ही है, रेडिएशंस ही तो है। जैसे आप देखो टावर, तो आप देखोगे आप फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन, जो टावर आपका होता है वो किस तरह से वर्क करता है? तो टावर जो होता है वो हेक्सागोनली वर्क करता है। जैसे आपका ये टावर हो गया सपोज, जब इसमें बताई नहीं तो ये आपका पार्ट बता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये टावर हो गया, तो टावर इस तरह से वर्क करता है आपका, ये टावर है यहाँ पे, तो इसका जो रेंज होगा ना इस टावर का रेंज जो होगा वो हेक्सागोनली होगा, मतलब इस तरह से वर्क करेगा, समझ लो। ये हेक्सागोनल वे में वर्क करता है, इसकी ऐसे इंटेंसिटी से हेक्सागोनल वे में, इसी वजह से बेसमेंट में कम नेटवर्क आता है। यस, हेक्सागोनली वर्क करता है, दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। तो ये आपका हेक्सागोनली इस तरह से वर्क करेगा, रेडिएशंस इस तरह से इसकी मीट होती है, समझ में आ रहा है सबको? तो हेक्सागोनल फॉर्म में इस तरह से आपका वर्क करता है, तो रेडिएशंस इस तरह से आपको इमिट होती है, सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स, क्लियर है सबको? तो इस तरह से आपके सिग्नल्स होते हैं। इसको मैथ्स में इसको आप बीटेक जब करेंगे या कभी इंजीनियरिंग करेंगे तो मैथ्स में इसके इक्वेशंस पढ़े जाते हैं, कैसे भी इसको फिक्स किया जाता है, कितना डिग्री पे क्या है, इसके ऊपर जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो पूरा इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। उसके बाद जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये बताया जाता है कि सिग्नल्स किस तरह से वर्क करता है उसमें, और सिग्नल की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कौन सा वायर यूज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कैसे स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करेंगे। जैसे नेटवर्क आपका अच्छा है, मतलब स्ट्रेंथ वहाँ का, उस एरिया का जो आपका टावर है उसका स्ट्रेंथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो स्ट्रेंथ हाई होगा तो रेडिएशंस इमिट होने के
जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। मीन्स रेडिएशन का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। रेडिएशन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वैसे स्पीसीज जो इसके पास में होंगी, जो इस रेडिएशंस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, वो स्पीसीज क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इंडेंजर्ड होने लगेंगे और दे बिकम एक्सटिंक्ट वन डे, यू कैन से। तो यही सबसे ज़्यादा रीज़न है कि हम जो सिग्नल्स यूज़ करते हैं, जो रेडिएशंस यूज़ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और वो ऐसे स्पीसीज को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बहुत सारे स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आ गए हैं, आपको पता ही है। इससे सबसे ज़्यादा हार्म जो है वो बर्ड्स को होता है, जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, सबको पता है ना ये पार्ट। टेलीविजन का जो आप रिमोट यूज़ करते हैं, वो जो रेस न्यूट्रॉन निकलता है पावरफुल नहीं होता, लेकिन ये जो टावर है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर अप करना है, ये पावरफुल रेडिएशन होता है। क्लियर है सबको? ये हेक्सागोनली वर्क करता है, हेक्सागोनल एरे बोलते हैं इसको, उस फॉर्म में ये वर्क करता है। समझ में आया सबको? तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ से न्यूट्रिनो बनेगा 15p30 और प्लस तो यहाँ से जो है वो आपका ये फिर से सिलिकॉन बन जाएगा इसका। ये न्यूट्रॉन जो है ना, ये यहाँ पे आएगा इसके साथ, ठीक है, और इसके साथ जो है बम्बार्डमेंट करके न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, फिर से सिलिकॉन बनाएगा, सिलिकॉन Si एंड 14 और ये हो जाएगा इसका प्लस, और यहाँ पे आपका पॉजिट्रॉन बनेगा। पॉजिट्रॉन मीन्स ये हो जाएगा आपका +1 E0 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ से क्या इमिशन होगा आपका, पॉजिट्रॉन का इमिशन हो जाएगा, पॉजिट्रॉन का। क्लियर है सबको? ये सिलिकॉन बनेगा। तो समझो इसका रिएक्शन होता है इस तरह से, जैसे हम अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे एल्युमिनियम एटम के ऊपर, तो उस केस में क्या बनेगा, न्यूट्रिनो रिलीज होगा उसमें से और प्लस फॉस्फोरस बनेगा, ठीक है। तो ऐसा उस समय बोला भी जा रहा था कि फॉस्फोरस जो उसमें न्यूट्रिनो के साथ में क्या है, प्रेजेंट है, किसमें, नोट में, जो नोट आपके नए वाले नोट जो निकले हुए थे, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, आप सिलिकॉन उसमें से फिर रेडिएशन इमिट होगा, किस फॉर्म में, पॉजिट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। तो आपका सिलिकॉन फिर बनेगा, वो सिलिकॉन पॉजिट्रॉन के फॉर्म में क्या होगा, रेडिएशन इमिट हो जाएगा। समझ में आया सबको? दूसरा इन्होंने 1934 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा आपका पार्ट था बोरोन के साथ, इन्होंने सेम एस किया था। बोरोन का क्या होगा थी, एटॉमिक नंबर, रिएक्शन लिख सकते हैं ना आप लोग, 5B और इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है जी, 10। सबको क्लियर है ना? तो सिमिलरली यू कैन सी दैट कि अल्फा पार्टिकल का इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराएंगे तो 2He4 बन जाएगा, और यहाँ से देखो आपका क्या बनेगा, 5 to 7 नाइट्रोजन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक न्यूट्रिनो जो है वो रिलीज होगा, दिस इज न्यूट्रिनो। क्लियर है सबको? और न्यूट्रिनो जब रिलीज होगा तो ये आपका हो जाएगा 7N एंड दिस बिकम्स 13, ठीक है। और ये फर्दर जो है वो फिर से न्यूट्रिनो का इसके ऊपर वर्क होगा, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर, ये आपका बनेगा 6 एंड C एंड ये हो जाएगा आपका 13 एंड प्लस ये +1 E0। यहाँ पे भी आपका पॉजिट्रॉन इमिट होगा, यू कैन से दैट पॉजिट्रॉन यहाँ पे भी आपका क्या होगा, इमिट होगा। तो इन्होंने तीनों एलिमेंट्स इस तरह से इन्होंने क्या किए थे, बम्बार्डमेंट कराया था अल्फा पार्टिकल का, तो इसके ऊपर भी अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। तो ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में आता है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। नेक्स्ट पार्ट था आपका Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 12। इसका एटॉमिक मास होता है 24। अल्फा पार्टिकल्स का इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया गया था, इस तरह से बम्बार्डमेंट होगा, इसमें से क्या रिलीज होगा आपका न्यूट्रिनो 01 एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रिनो, ये आपका रिलीज हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा आपका 12 to 14 और 14 ये आपका बन जाएगा, ये है ना 14 बनेगा ये सिलिकॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 मतलब 27, ठीक है। फर्दर जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनियम में, है ना 13 और ये हो जाएगा +1 E0, ठीक है, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। फर्दर इसका बम्बार्डमेंट होगा, इसका न्यूट्रिनो का,
समझ में आया? ओके, तो इसमें लिख लो आप आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में व्हेन स्टेबल न्यूक्लियाई, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई जो होते हैं स्टेबल होते हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको हम बम्बार्ड करते हैं। तो व्हेन स्टेबल न्यूक्लियाई bombarded with high speed particles, bombarded with high speed particle quite with high speed particles quite oftenly produce radioactive nuclei। तो बम्बार्डमेंट का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जाता है कि जब भी हम बम्बार्डमेंट कराते हैं, इसमें अभी लिखना है और अभी उसको आपको वो मत करना, अभी और लिखवाएंगे। इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं इसका, तो इसका पाथ कैसा होता है, कौन सा मोशन होता है, 1D मोशन, 2D मोशन या 3D मोशन? यस, टेल मी व्हाट दैट, कौन सा मोशन होगा? तो सबसे पहले पाथ आप समझ लो कि जब भी बम्बार्डमेंट कराएंगे तो पाथ जो होगा न्यूट्रॉन का या मतलब न्यूट्रिनो का या पॉजिट्रॉन का या अल्फा पार्टिकल का, जब भी बम्बार्डमेंट हम कराएंगे तो इसमें उसका पाथ प्रोजेक्टाइल होगा। प्रोजेक्टाइल पाथ मींस व्हाट? तो समझो यहाँ पे जो पैराबोलिक पाथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग कि प्रोजेक्टाइल पाथ है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्लियर है ना सबको? प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरह से आपका होगा, जैसे आप कोई गेंद को फेंकते हो, कोई स्टोन को आप इस तरह से फेंकते हो, इस तरह से आप जब थ्रो करोगे तो उस केस में आपका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। और जब पैराबोलिक होगा तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ। तो जो बम्बार्डमेंट का पाथ होता है वो कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। कौन सा मोशन हो जाएगा? व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ दैट? तो प्रोजेक्ट मतलब 2D मोशन होगा, 1D मोशन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा या 3D मोशन होगा। तो अब देखो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो 1 डायमेंशनल मींस व्हाट? जिसमें केवल एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो, जैसे कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम चल रहे हैं यहाँ पे, हमारा मोशन कैसा है? रेक्टिलिनियर बोलते हैं उसको या 1D मोशन। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे हैं तो हम केवल एक्स एक्सिस के अराउंड जो है हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी कार मूव कर रहा है रोड पे, तो उस केस में उसका केवल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है सबको? या बना के बताएं, ड्रॉ करके डायग्राम देखो। 1D मोशन इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, इसलिए कि ये सभी चीजें पूछी जाती है इसको कोरिलेट करके, इसलिए कि आपको पता है रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में भी है एज वेल एज फिजिक्स में भी है, दोनों में कॉमन चैप्टर होता है रेडियो एक्टिविटी। पता है सबको? नहीं पता है? दोनों भी। यस। तो 1D मोशन मींस इस तरह से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, क्लियर है? ये आपका हो जाएगा 0,0। तो जब भी आपका कार का मूवमेंट होगा, तो सपोज दिस इज योर कार एंड हियर दिस कार इज मूविंग, तो कार जब मूव कर रही है ये एक्स एक्सिस के राउंड ही तो मूव करेगी, इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे इसका 0 हो रहा है, क्लियर है ना? इसलिए कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, पढ़े ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपने देखा होगा कि केवल यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो 0,0 में आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो जब भी कार मूव करेगी, चाहे आप भी रोड पे वॉक कर रहा है या कोई डॉग रन कर रहा है, तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मतलब केवल एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो कैसा मोशन होगा? 1D मोशन। उसको बोलेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन, इफ यू टॉक अबाउट 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे जी? जिसमें 2 एक्सिस चेंज हो, 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है। इस एक्स एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा एज वेल एज वाई एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। एक्स एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा और वाई एक्सिस का होगा? देखो जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, दिस इज योर वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं 2D मोशन, 2 डायमेंशनल, मतलब एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 0,0। तो इस तरह से आप जैसे ही आप थ्रो करोगे स्टोन को प्रोजेक्टाइल पाथ में, पैराबोलिक पाथ में, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना?
जब भी आप थ्रो करेंगे प्रिस्क्राइब्ड पाथ में, तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे ये कैसा है, 2D मोशन, ठीक है, पैराबोलिक पाथ का जो मोशन होगा, जो भी मोशन पैराबोलिक पाथ के लॉन्ग होगा। यस तो अब इसमें एग्जांपल हो जाएगी, जब भी आप स्पून को पैराबोलिक पाथ में आप थ्रो कर रहे हैं तो कैसा मोशन होगा, 3D मोशन का एग्जांपल आप देंगे और बताएंगे कि 3D मोशन में क्या होता है। यस सर, 3D मोशन में तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में क्या होता है, अब समझो। यस तो देखो 3 एक्सिस मतलब तीनों एक्सिस के अराउंड जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो चेंज होता है। उसमें उस ऑब्जेक्ट के तीनों एक्सिस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब तीनों एक्सिस में एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या होता है, चेंज हो रहा है। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा एक्स एक्सिस का भी, वाई एक्सिस का भी और जेड एक्सिस का। इसका एग्जांपल कोई बता सकता है? मर्सिडीज तो आपको ऐसा थोड़ी कि हवा में उड़ा देंगे आप, मर्सिडीज तो आपको कहाँ पे चलेगा, रोड पे। तो कौन सा मोशन होगा, वन डे एरोप्लेन। मर्सिडीज तो जो है वो वन डे मोशन होगा ना आपका। आपने सुना है टेस्ला कंपनी, आपको सबको पता है ना, उसके एमडी कौन है, एलन मस्क। उन्होंने एक कार अभी डिजाइन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हमारी इंप्रूव हो गई। तो कार में क्या है, कार में आप बैठेंगे और कार में बैठने के बाद आप उसको क्लोज करेंगे, सो भी सकते हैं आप आराम से, ठीक है। और ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है उसमें। पता है आपको क्या करना है, जीपीएस सिस्टम ऑन करना है और आपको बस उसको डायरेक्शन देना है कि हाँ हमको यहाँ पे जाना है। आप आराम से सो जाइए, वहां से ऊपर उठेगा, ठीक है वो कार, और आपको जो है यस और वो वहां पे पहुंचा देगा, ठीक है। यस ऊपर मतलब वहां से ऑटो पायलट तो पहले भी थे, समझ में आया सर, ऑटो पायलट तो पहले भी था उसमें। यस ऑटो पायलट तो पहले भी था कार्स में ऑटो पायलट पहले था, लेकिन वो कार जो है ना वहां से वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि वहां से वो ऊपर की तरफ उठेगा हवा में, अच्छा यस हवा में उठेगा और उसके बाद आपको वो जीपीएस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, मैप के थ्रू आपको वहां पे जाके छोड़ाएगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर वो वर्क करता है। एक्चुअल में जो वर्क करता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर वर्क करता है, जो भी सिग्नल्स मिलेंगे ना उसको, उसके ऊपर वो वर्क करता है। आपने जो प्रोसेस किया डेटा, अगर आपने गलत किया, ठीक है, अगर आपने पैसिफिक ओशियन में किया तो आपका पैसिफिक ओशियन में जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने पैसिफिक ओशियन का किया तो आप ओशियन में जाओगे, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। अगर आपको जाना है नॉर्थ पोल पे और नॉर्थ पोल पे भी आप चले जाओगे, इंडिया में चल नहीं पाएगा, और पहुंचा देगा तो वो कहीं और पहुंचा देगा, इंडिया में वो नहीं चल पाएगा। देखो वो वहां पे ज्यादा अच्छा चलेगा जहाँ का जीपीएस सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है, मतलब अच्छा है, ठीक है। तो इंडिया में जब पहुंचना होगा आपको कहीं और तो पहुंचाएगा कुछ, अभी आने में काफी टाइम लगेगा उसको। अभी जो है कम से कम आपको 50 इयर्स से भी कहीं ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अभी तो टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड हुई, अभी तो बन रहा है, अभी तो आया भी नहीं, ठीक है। वैसा भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। टाटा भी निकाला अपनी कार, समझ में आ रहा है, तो निकाला, लेकिन इसको प्रॉपर्ली मैनेज होने में 50 इयर्स अराउंड लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो हाँ इंडिया में भी 50 इयर्स से ज्यादा ही लगेगा, लेकिन हाँ हो सकता है, देयर में भी चांसेस, डिपेंड करता है कि इंडिया में लीडर कौन है। इसलिए कि सब लीडर क्या है आजकल अपनी जेबिंग भरने में लगे हुए हैं, कोई थोड़ी सोचता है कि हाँ आगे चलकर क्या करना, ठीक है। तो ये सीन, तो ये समझ में आया ना। लालच जो है बुरी बला है, सबको पता है ना, तो लालच बढ़ जाती है लोगों की। तो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। तो 3D मोशन में समझ में आया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3D मोशन में एग्जांपल जो होंगे वो आपके हो जाएंगे, जैसे कि चॉपर, देखो एग्जांपल इसमें हो जाएंगे, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई कर रही है तो उसका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। एरोप्लेन जो है वो उसका भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो देखो अगर ऐसे होगा, समझो यहाँ पे कैसे चेंज होगा, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड, ठीक है। तो ये आपका जेड एक्सिस हो गया, समझ में आ रहा है। तो अगर बर्ड्स फ्लाई कर रही है तो ऐसा थोड़े ही स्ट्रेटली फ्लाई करेगी, वो तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई कर सकती है ना। तो उसमें तीनों आपका चेंज होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में चेंज होता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगा,
वाई एक्सिस के एस्पेक्ट में भी और जेड एक्सिस के एस्पेक्ट में। ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक ही डायरेक्शन में बर्ड्स की मर्जी है, वो कहेगी नहीं हम इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, हमको वहाँ पे पेड़ पे बैठना है, ठीक है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी। तो उसमें तीनों आपका चेंज होता है, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी, ठीक है। समझ में आया आपको सब लोगों को? आगे हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे। ये क्लियर है ना? इसमें लिख लो, आगे इसमें लिखना था आयरन क्यूरी एंड जोलियट। The first such observation was made by Irene Curie and Joliot in 1934. Observation Was made by Irene Curie and Joliot. Irene Curie and Joliot in 1934. Joliot in 1934. When they bombarded aluminium, boron and magnesium Mg बस लिख लो, ammonium Al, B and Mg with alpha particle. The products formed were radioactive. Radioactive and disintegrate spontaneously. And disintegrate spontaneously with the emission of positron. Spontaneously with the emission of positron. Positron इसमें से emit हो रहा है ना, तो ये भी disintegration होगा इनका। With the emission of positron समझ में आया जी सबको? तो ये पोजिट्रॉन का यहाँ पे एमिशन हो रहा है, तो देखो पोजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है और ये जो है ये न्यूक्लियाई जो है वो कैसा है, रेडियोएक्टिव बन गया है। 14Si30 ये रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बन गया। अब इसका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होगा। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ? जब हम इसको आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में बम्बार्डमेंट कराए, किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। इन्होंने 1934 में एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ऑब्जर्व किया था उस टाइम, ठीक है। समझ में आया? तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सबको समझ में आया कैसे बना? देखो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स का इसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ, उसके बाद इसमें से न्यूट्रिनो रिलीज हुआ और 7n30 न्यूट्रिनो होता है 0n1, ठीक है जी। फिर न्यूट्रिनो फर्दर इसके साथ क्या करेगा? बम्बार्डमेंट करेगा। उसके बाद बनेगा आपका 6C13। तो 6C13 यहाँ पे रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करेगा प्लस पोजिट्रॉन के साथ। पोजिट्रॉन इसमें इमिट होगा। समझ में आया सबको? व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? टू लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, फ्यूज करते हैं एक साथ, और फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं? एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है आपका? हैवियर न्यूक्लियाई तो बनता है प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस तरह से जो है दो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें लाइटर न्यूक्लियाई में आपका हो जाएगा 1s2, ठीक है। ड्यूटेरियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और आपका ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है जी। और फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं यहाँ पे? हीलियम एटम। तो हीलियम एटम बनाते हैं और प्लस पॉजिट्रॉन होता है। तो हीलियम एटम आप बोल सकते हैं प्लस पॉजिट्रॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना, 1 0 1 0 तो ये आपका पॉजिट्रॉन हो जाएगा। मतलब देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जब भी होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई, ये कैसे न्यूक्लियाई हैं? लाइटर, मतलब हल्के लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं। तो दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो वो आपका होता है फ्यूजन। क्लियर है सबको?
तो फ्यूजन कहाँ कहाँ होता है वो समझते हैं हम लोग। तो फ्यूजन जैसे आप देखोगे कि सन, तो उसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इतनी लार्ज होती है कि वो एक तरह से हाइड्रोजन बम की तरह वर्क करती है। यू कैन सी दैट। जब भी टू लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है समझते हैं। जैसे कि आप देखो सन, सन के बारे में अगर आप बात करें, सन का सरफेस किससे बना हुआ है, उसमें कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, क्यों इतना टेम्परेचर होता है, आपको पता है ना। सन का टेम्परेचर कितना है सरफेस का, 6000 डिग्री सेल्सियस। आउटर मोस्ट सरफेस जो है उसको क्या बोलते हैं सन के, आउटर मोस्ट सरफेस को, हाँ कोरोना, यस कोरोना ही बोलते हैं, वही है, ठीक है। वो कोरोना वायरस नहीं, कोरोना बोलते हैं आउटर मोस्ट सरफेस को, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना क्यों होता है, वाई, इसलिए कि देखो मेनली जो है आपको होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं वहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन करने की वजह से जो है वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा हो जाता है। ये प्रोसेस जो है कॉन्स्टेंटली होते रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ का अगर एक भी पार्ट जो है अगर अर्थ पे आया तो अर्थ क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। हिंदी में अगर हम देखें तो भस्म हो जाएगी, मीन्स कि एक्चुअल में क्या होता है उसके प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि अगर एक भी पार्ट आया, इसलिए कि उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है 4 to 5000 डिग्री सेल्सियस। और जब वहाँ से वो गिरेगा तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर वो आता है तो उस केस में वो क्या होगा, उसके ऊपर एयर जहाँ भी प्रेजेंट है या डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, उसका उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो क्या होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है उसमें और ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इसलिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जब लगेगा और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, इसलिए कि जब भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फास्ट जब होगी तो उस केस में वो जैसे ही अर्थ के ऊपर आएगा तो और ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर होने के चांसेस है, ठीक है। स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी तो सेम एज आप कहते हो ना मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स से। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स, सिमिलरली सेम प्रोसेस उनका भी होता है कि अगर कोई भी मेटेरॉइड से एस्टेरॉइड्स अगर आ जाए, एस्टेरॉइड्स आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक रॉकी सब्सटेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं वो, लेकिन अर्थ की तरह नहीं होते, वो बड़े होते हैं, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। इसलिए उनको प्लैनेट नहीं कंसिडर किया गया एस्टेरॉइड्स को। पता है ना आपको, प्लैनेट के बीच में ही पाए जाते हैं। कौन से प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं, कितने होते हैं प्लैनेट, कितने हैं, 8। कितने लोग बोल रहे हैं 9, कितने लोग बोल रहे हैं 8, 9, कैसे 9, कौन सा है 9वां वाला, प्लूटो आप कहेंगे, नो प्लूटो एक्चुअल में नहीं, प्लूटो जो पहले कंसिडर किया गया था, लेकिन 2006 में जो है ना फिर से रिसर्च हुई उसके ऊपर, तो देखा गया कि देखो वैसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो है वो पाए जाते हैं। तब तो अगर प्लूटो को कंसिडर करेंगे प्लेनेट में, तो और भी बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, इसमें एस्टेरॉइड्स में, तो उसी सॉरी प्लेनेट में। तो इसलिए जो है उसको हटा दिया गया, फिर से काउंट किया गया था, फिर से हटा दिया गया, 2006 में हटाया गया उसको फिर। हाँ 5 या 6 का लीजिए, 6 था एक्चुअल में, 2005 हाँ उतना ही के पीरियड में जब उसको हटाया गया था, ठीक है। तो आप समझो मेन कंसर्न इज कि वो जब भी मेटेरॉइड्स या एस्टेरॉइड्स आते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स आएंगे तो उस केस में क्या होगा, वो एयर के साथ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करने की वजह से जैसे ही अर्थ के ऊपर वो आएंगे तो उनमें क्या होगा, फायर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे वो आएंगे स्पीड बढ़ते जाएगा अर्थ के सेंटर की तरफ। इसलिए कि आपका पता है ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर भी ऑल्सो डिपेंड करता है। रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए कि F = G m1 m2/r² हम लोग पढ़े थे। तो उस केस में उसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट होती जाएगी। स्पीड जब फास्ट होगी तो वो एयर के साथ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे, उस केस में उनमें फायर जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, फायर जनरेट हो जाता है। पता है ना सबको, फायर का इन्वेंशन ही तो ऐसे हुआ है, रॉक्स के साथ क्या था, कोलिजन जब हम कराए तो फ्रिक्शनल फोर्स
ही तो था ना, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, फायर जो है वो जनरेट हो गया। फायर का भी इन्वेंशन तो इसी तरह से हुआ था, तो वही सेम चीज़ है। तो जब फायरिंग हो जाएगा और किसी भी अर्थ के सरफेस पे अगर वो गिरेगा तो कम से कम नहीं तो आप 1000 फीट से भी कहीं ज़्यादा जो है वो नीचे तक वो असर करेगा अर्थ में, ठीक है। और वो उसकी वजह से क्या होगा कि वो 1000 फीट अंदर तक वो असर करेगा, आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो अर्थ के ऊपर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो उसके ऊपर वो रिएक्शन फोर्स अर्थ लगाएगी, तो फिर वो हवा में जाएगा, ठीक है। और फिर वो हवा में जाएगा तो वो ब्रेक डाउन जब होगा तो वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, फायर्स के फॉर्म में जो है पूरे अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे अर्थ के उस एरिया में जो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे फिर से अर्थ के ऊपर फायर के फॉर्म में क्या होगा, इसलिए कितनी स्पीड से आके अर्थ के साथ अगर टकराएगा तो ब्रेक डाउन तो होगा ही वो पार्टिकल। और रॉक्स जो है जो एस्टेरॉइड्स का ब्रेक डाउन होगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, उसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे और उसकी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो उसके इसमें हो सकता है कोई वोल्केनोस भी इरेक्ट हो जाए। एक्टिव वोल्केनोस के पास में कहाँ पे गिर रहा है वो भी तो डिपेंड करता है ना, क्लियर है पॉइंट। तो उस केस में वो जैसे ही फिर ऊपर आएंगे तो वो फिर उल्का के फॉर्म में गिरेंगे, फायरी स्टोन के फॉर्म में गिरेंगे, आप कह सकते हैं। तो फायरी स्टोन के फॉर्म में जब गिरेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस के प्लस हो सकता है। तो उस केस में क्या किसी का लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ना प्लांट रहेंगे ना एनिमल्स रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या होगा, इसलिए कि आपको पता है ना 48 डिग्री सेल्सियस और 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है तो हम लोग कहते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है, लगता है जैसे कि स्क्रीन जो है वो जल जाए। एसी वगैरह चला लो स्टोर में तो एसी वगैरह चला लो तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप एसी चलाएंगे, कौन सा एसी वर्क करेगा? एसी कैसे वर्क करता है आपको पता है ना, यू डोंट नो, इसका मतलब अच्छा कंपनी का एसी का वर्किंग प्रिंसिपल आप जानिए नहीं कैसे वर्क करता है, वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, डू यू नो अबाउट दैट? उसका हम आपको बताएंगे वर्किंग प्रिंसिपल बाद में कभी एक्सप्लेन कर देंगे। उसके लिए एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर और जो है और आपका जो रूम टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो एसी जो है वर्क नहीं करेगा, इसलिए कि आपको पता नहीं बाहर में जो है एसी का क्या लगा हुआ होता है, मॉडरेटर एक तरह से आप बोल सकते हैं लगा हुआ होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो गर्म हवा है ना उसको बाहर फेंकता है। समझ में आ रहा है, कंप्रेसर उसमें लगा हुआ होता है एसी में, तो नो अबाउट दैट। कंप्रेसर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल वही है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बस ये आप समझ लो एक लाइन में, अगर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वर्क नहीं करेगा फिर, ठीक है, तो वो एसी वर्क नहीं करेगा। आप ये समझो ना, करे एसी कैसे चलाओगे, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो वायर्स तो रहेंगे ही नहीं ना, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो वायर्स कौन से रहेंगे, जो ट्रांसफार्मर रहता है इसमें तो मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा एनर्जी। तो आप जो है वायर्स जो है अपने घरों में वो करोगे तब तक तो आपका टेम्परेचर जो वायर्स तो पिक करोगे ना, कौन सा वायर्स आप जो है वो सॉरी कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, लोग सोच लेते हैं कि एसी सस्टेन कर पाएंगे, तो आप समझो ना 200 डिग्री सेल्सियस पूरे अर्थ का टेम्परेचर, आप बाहर निकल नहीं पाओगे। अच्छा एसी में रहोगे, ठीक है, एक मिनट, आप एसी में रहोगे, ठीक है, आपका पहले तो वायर नहीं होगा, ठीक है, वायर आपका सब जो है वो खत्म हो जाएगा, आप कुछ खाओगे पियोगे, बाहर भी तो निकलोगे ना, केवल घर में ही रहोगे, कोई सामान आपको चाहिए होगा, इसमें तो सब फिटिंग अंडरग्राउंड होती है ना। अच्छा फिटिंग अंडरग्राउंड होगी, तो आप पहले से आपको पता होगा जैसे हर जगह फिटिंग अंडरग्राउंड है ना अब तो। यस, तो मेट्रोइड्स तो बता के तो नहीं आते हैं कि हम टकरा रहे हैं और हम ऐसा करेंगे, ठीक है, बता क्या? अच्छा हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है कि हम ये चीज़ जान जाते हैं, लेकिन आप कितना दिन के लिए आप सर्वाइव करता है, वो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी दिनों के लिए रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ये अभी 200 डिग्री सेल्सियस है दिन में और रात में जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसलिए कि वो जो बहुत बड़े मेट्रोइड्स होंगे और धीरे धीरे वो गिरेंगे फायर के फॉर्म में। तो अंडरग्राउंड में आप बना लो तो उसके ऊपर जो है 200 डिग्री सेल्सियस अगर गिर रहा है तो आपका बिल्डिंग भी जो है हो सकता है कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाए, इसमें आप रह रहे हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़े ही हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, इतना टेम्परेचर को जो है वो सहन कर सके, हमेशा ये है ना, एकोमोडेट कर सके, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका फायर प्रूफ होना चाहिए बिल्कुल, और हीट प्रूफ भी होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। तो आपको ऑक्सीजन भी तो लेना है ना, तो ऑक्सीजन लेना है, एक मिनट, तो ऑक्सीजन लेना तो प्लांट ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा आपको? अच्छा पंखा करेगा, पंखा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए आप समझिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, तो आप ऐसा
तुरंत ही सोच लीजिए कि एसी हम लगा देंगे सर, एसी से हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और एसी से हम लोग को खाना भी मिल जाएगा। ठीक है ना सबको? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आया? यस, कोई डाउट? टेल मी अबाउट दैट। हेवंस की बोल रहा है Heavens don't catch fire. अच्छा, हेवल्स डोंट कैच फायर। Feel जाता है। ओके, तो हेवल्स डोंट कैच फायर, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो भी वायर्स के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो वायर्स के थ्रू होती है, तो वायर्स देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही नहीं। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है आप देखो ना, ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, अगर आप कॉइल जो है, कॉइल के ऊपर अगर दूसरा टेम्परेचर, आप टेम्परेचर उसमें बढ़ा दो तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी या तो बढ़ जाएगा, वहां से भी तो उसको मिलने लगा ना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? कि आप मेल्ट कर जाएगा, जो वायर्स होंगे वो सप्लाई होंगे तो आपके मेल्ट कर जाएंगे ना। वो कितने ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 200 डिग्री सेल्सियस। हमने एक बताया कि 200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, इसलिए कि अर्थ में 1000 फीट नीचे जाएंगे अगर वो, तो वहाँ से भी उनको टेम्परेचर मिलेगा, वहाँ से भी कम से कम 700-800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। आप समझ लो इस चीज़ को। 300 मीटर्स जाएंगे तो मतलब मान लो आप 400 to 500 डिग्री सेल्सियस वहाँ से भी टेम्परेचर मिलेगा। तो 200 डिग्री सेल्सियस हमने मिनिमम टेम्परेचर बताया, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अर्थ से टकरा के कितना ऊपर चला जाएगा वापस? तो वापस तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहेगा ना, उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, इसलिए कि वो इतना नीचे जब जाएगा तो नीचे जब वो करेगा तो उसका जो फोर्स होगा, उसके जो एक्शन फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट में जो है अभी एक्शन फोर्स तो अर्थ अप्लाई करेगी ना, तो अर्थ अप्लाई करेगी तो जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ही, तो जितना वो नीचे अर्थ के नीचे जो है वो डिग करेगा अर्थ में, उतना ही जो ऊपर वो जाएगा, उतना ही वो ऊपर जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फिर बाहर नहीं जा पाएगा वो, इसलिए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए उसको एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी बताया था हम आपको, कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, सबको पता है ना एस्केप वेलोसिटी। उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा फिर उसके बाद, समझ में आया? तो फिर वापस उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही आना है, और जब जितना नीचे तक वो डिग करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस में। समझ में आ रहा है पार्ट? तो उसमें ऊपर तो नहीं आ पाएंगे ना फिर अर्थ के ऊपर तो नहीं आ पाएंगे जब डिग कर जाएगा 1000 फीट। पीसेस में नहीं आता। अच्छा, इरप्ट होता है तो लावा के फॉर्म में ऊपर नहीं आता, ये देखो ना, आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। इसलिए आएगा कि वो स्टोन जो है पीसेस के फॉर्म में होंगे, उनके भी ऊपर वो तो लगाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही ऊपर आएगा तो ब्रेक डाउन होगा, वो चारों तरफ वो फैलेगा। ऐसा नहीं है पूरे अर्थ पे ही फैलेगा, लेकिन फैलेगा वो बहुत सारे एरिया में, ह्यूज एरिया में फैलेगा। और ह्यूज एरिया में फैलेगा तो उसका टेम्परेचर अगर मान लो 500 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सेल्सियस भी रहा तो उसका पूरे अर्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कुछ एक एरिया में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है बात? तो फिर उस केस में जो है डायनासोर्स का अंत तो ऐसे ही हुआ था। हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे डायनासोर्स के बारे में अगर आप जानेंगे, डायनासोर्स के जो स्टोन एजेस में जाते हैं, पैलियोस्टीन एजेस में, उसके पहले भी एजेस में हम जो जाते हैं उसमें देखते हैं, स्टडी जब करते हैं तो डायनासोर्स का जो एंड हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। वो एक रीजन में रहते थे, एक रीजन में ऐसा माना जाता है। ठीक है, कौन ऐसी पूरी ऐसा है कि डायनासोर जो है पहले, इसलिए उसको जुरासिक एज जो था, जुरासिक एज जो हम आपको बताए थे, उस टाइम जब जुरासिक एज था तो उस टाइम डायनासोर्स ही रहते थे। ठीक है, वो काफी पहले रहते थे, 200 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है जी, तो काफी पुराने थे वो सभी जुरासिक एज जो थे। यस, लिखना है ना इसको, न्यूक्लियर, हाँ फ्यूजन को लिखो आप लोग, इसके रिएक्शंस लिख लो। रिएक्शन 1H1 है, सॉरी ड्यूटेरियम भी होता है, लेकिन 1H1 का भी लिखाना है आपको रिएक्शन। यहाँ पे बनेगा आपका 1H2 ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल। ड्यूटेरियम भी आपस में कंबाइन करते हैं, ये आपका पॉजिट्रॉन बनेगा, दिस इज योर पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1H2 प्लस 1H1, ये बनेगा, फिर से कंबाइन होंगे तो यहाँ पे बनेगा हीलियम प्लस गामा रेज प्रोड्यूस होंगे। और ये आपका हो जाएगा 2He3 प्लस 2He3, इसमें बनेगा आपका 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन बनेंगे यहाँ पे, 2 पॉजिट्रॉन बनेंगे। तो जो हम एनर्जी लेते हैं वो भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं सनलाइट है,
ठीक है, सनलाइट की जो एनर्जी है वो भी किसका इफेक्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन का इफेक्ट है। ठीक है, जो सनलाइट की इतनी इंटेंसिटी होती है, इतनी ज्यादा हाई, आपको पता है ना, इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी होता है कि लाइट ट्रैवल कर जाता है अर्थ से सन पे, सॉरी सन से अर्थ के ऊपर जो है वो लाइट की ट्रैवल होने की जो टाइम है, जैसे अगर सन से आपका लाइट आ रहा है अर्थ पे तो कितना टाइम लगता है आने पे, 8 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 5 सेकंड लगता है। तो सोचो इतना ज्यादा डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, 14.99 करते हैं करोड़ किलोमीटर, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये आपका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस माना गया है। तो इतना डिस्टेंस को जो है वो लाइट सोचो कितना कम टाइम में जो है ट्रैवल कर देगा, 8 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, तो वहां से लाइट रेज अर्थ पे आने में 8 मिनट 5 सेकंड लगता है आपको। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है जीके वगैरह में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक्चुअल में जो सनलाइट हम देखते हैं, सॉरी सनलाइट जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो आता है जिससे हमें हीट एनर्जी मिलती है, सनलाइट उसी सनलाइट का यूज करके प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो वो सनलाइट के रिजल्ट होता है कि इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का ही रिजल्ट होता है। देखो जब भी दो लाइटर न्यूक्लियाई 1h1 + 1h1 जब भी कोलाइड करेंगे, ठीक है, आपस में फ्यूज करेंगे, तो इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, 1h2 बनेगा। ठीक है, और प्लस ये आपका बन जाएगा पॉजिट्रॉन, प्लस 1h0 ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन। फिर उसके बाद देखो ये ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई जो है ये आपका क्या बना, ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इसमें भी आपका पॉजिट्रॉन रिलीज होगा, इसमें भी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और फिर से वापस जो ड्यूटेरियम जो है किससे कंबाइन होगा, फिर से आपका प्रोटॉन के साथ कंबाइन होगा, 1h1 के साथ कंबाइन होगा, जिसमें आपका बनेगा 2he3। 2he3 मींस क्या, यहाँ पे जो है हीलियम एटम बनाएगा, और प्लस इसमें गामा रेज प्रोड्यूस होंगी। गामा रेज हाई पेनिट्रेटिंग पावर रेज हैं ये, दिस ऑल आर द हाई पेनिट्रेटिंग पावर रेज, ये गामा रेज होंगी। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से हीलियम एटम जो है इसके साथ कंबाइन करेगा 2he3 दूसरे, इसलिए कि बहुत सारे वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, आपस में रिएक्शन होगा, तो ये फर्दर जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो 2he3 बनाएंगे, फिर दूसरा 2he3 के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे हीलियम एटम बनाएगा, हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल्स बनाएंगे, और इसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, प्लस पॉजिट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है जी, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह से कर सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस इसलिए हो जाता है। अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर ही आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, आउटर सरफेस जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। इंटीरियर सरफेस में केवल आग का ही धधकता हुआ क्या वो गोला है, कहा जाता है ना कि सन जो आग का धधकता हुआ गोला है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं। तो वो एक्चुअल में देखो वो गोल बनता कैसा, वो एक्चुअल में यही जो है ना, हीलियम एटम में आपका क्या होता है, फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन में फ्यूजन होता है, फ्यूजन की वजह से वही उनका रोटेशन होता है, इसका इस तरह से रोटेट करती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होता है, तो वो गोल दिखाई देता है। ठीक है, एपियर होता है ऐसा कि वो राउंड शेप में है, समझ में आ रहा है। तो ये मूव करते रहते हैं, इसलिए कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के चारों तरफ से मूव करने लगते हैं, इनका मूवमेंट होता है, और जो भी एनर्जी से रिलीज होती है, जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, उनका मूवमेंट इस तरह से होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये राउंड दिखता है। ठीक है, समझ में आया? यस, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टुगेदर to form heavy nucleus, to form heavy nucleus with release of large amount of energy, heavy nucleus, with release of large amount of energy is known as nuclear fusion. ठीक है, जो एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइट एनर्जी which we get from the sun is the product of nuclear fusion of two lighter nuclei, two hydrogen atom you can say। तो ये टू ड्यूटेरियम एटम, ये सन का ही एक्चुअल में है, ये जो हम आपको लिखे हैं रिएक्शन, ये सन के ही सरफेस का है, 1h1 न्यूक्लियर फ्यूजन। इसलिए कि अभी तक कोई फ्यूजन से क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया तो गया है, लेकिन उसकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई। जैसे आप देखोगे ना, एक नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है आपको, किम जोंग, ठीक है, किम जोंग, तो उसने
चुपके से टेस्ट कर लिया था, लेकिन वो छोटे मोटे हाइड्रोजन बॉम्ब अपने, ठीक है। जो पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब है, अगर उसको अगर आप टेस्ट करेंगे, मतलब कि वो अर्थ का, अगर उसको अगर पटक दिया जाए अर्थ के ऊपर, अगर बम्बार्डमेंट कर देते हैं इस बॉम्ब का, हाइड्रोजन बॉम्ब का, तो अर्थ के ऊपर जो भी सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगी। सिविलाइजेशन मीन्स जितने भी लाइफ, ठीक है, लाइफ जितने भी स्पीसीज हैं, जितने का भी लाइफ सर्वाइवल का एग्जिस्टेंस है वो सभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ खत्म, फिनिश हो जाएगा। टेम्परेचर या वो भी हाइड्रोजन जब बॉम्ब होंगे तो सेम है, जैसे सन का टेम्परेचर उसी तरह से अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा। और ये धीरे धीरे जब कूल होगा, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ये कूल होगा। इस प्रोसेस को होने में आपको हो सकता है 2-3 साल में, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, या 100 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। देखो ना, नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में भी बताएंगे, हम उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। और उसमें जो है, जो एटम बॉम्ब गिराए गए थे, अब सोचो एटम बॉम्ब का इफेक्ट आज तक भी है, उसके रेडिएशन का इफेक्ट आज तक भी, आज भी वहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड जो है बच्चे होते हैं उस एरिया में, हिरोशिमा और नागासाकी में। बहुत लोग तो वहाँ उस रेडिएशन का इफेक्ट है, इतना ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन होता है एटम बॉम्ब का। तो सोचो हाइड्रोजन बॉम्ब से क्या होगा।